पहली नजर में वे शब्द निरर्थक लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे छिपा अर्थ बहुत स्पष्ट था। गहरी मंजिल के ड्यूक्स में से एक देशद्रोही था। इस निश्चितता के साथ रुद्र प्रताप ने मिमिर की आंखों में देखते हुए गहरे विचारों में डूब गया। हालांकि अधोलोक रहस्यों, मिस्ट्रीज और अपने स्वयं के नियमों जैसी पूर्ण प्रणालियों से बंधा था, लेकिन यह उसकी कमजोरी भी थी। यहाँ तक कि काउंट्स भी प्राचीन स्वामियों की शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में अपमार्जक यूजर्पर, जो अधोलोक के राजा से कम नहीं था, को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गहरी मंजिल के ड्यूक्स में से किसी ने मिमिर के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया था। हालांकि एक बात जिसे रुद्र प्रताप को निश्चित करना था, वह ये थी कि कौन से प्राणी उसके सहयोगी थे और कौन शत्रु। इस मामले में भले ही यह मेरे स्वामी का अनुरोध हो, मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ। मैंने अधोलोक के रहस्यों की कसम खाई है। मिमिर ने रुद्र प्रताप के भीतर के विचारों को पढ़ लिया था और वह पहले बोल पड़ा। केवल ऐसे सुरक्षा उपायों के साथ ही वे मुझ पर भरोसा करने और मेरे साथ लेन देन करने का जोखिम उठा सके, उसने बेपरवाह ढंग से जवाब दिया। रुद्र प्रताप को एक आह निकालनी पड़ी। उसने सत्य की आंखों आइज ऑफ ट्रूथ को सिर्फ इसलिए सक्रिय किया, लेकिन हमेशा की तरह वह उस चालाक छोटे राक्षस को नहीं पढ़ सका। हालांकि अब जबकि उसे पता चल गया था कि रहस्यमय भाले की यादों के साथ मुलाकात के कारण सत्य की आंखें लड़ाई के लिए थीं, वह ज्यादा हैरान नहीं था। मुझे एक बात पूछने दो, उसने शुरुआत की। कृपया करें। अगर यह कुछ ऐसा है जिसका मैं जवाब दे सकता हूं, तो मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ ऐसा करूंगा। आखिरकार मिमिर का असली मतलब यह था कि वह अपने शब्दों को ऐसे मोड़ेगा जो उसे सहज लगे। हालांकि रुद्र प्रताप ने हिचकिचाहट के बिना अपना सवाल पूछा, क्या स्पाइडर ड्यूक उनमें से एक है? मिमिर ने जवाब नहीं दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सत्य की आंखें उसके आर पार नहीं हो सकीं। हालांकि मिमिर की थोड़ी हिचकिचाहट और उसके चेहरे के भावों के बदलाव के आधार पर रुद्र प्रताप को अपना जवाब मिल गया। तो ये स्पाइडर ड्यूक नहीं है। उसने राहत की सांस ली। उसे बिल्कुल बुरा लगता अगर ऐसा होता कि वह स्पाइडर ड्यूक से अपना बदला नहीं ले पाता। हालांकि उसकी भावनाएं उसकी कई जागृतियों के माध्यम से बहुत हद तक पतली पड़ गई थी, लेकिन नरक मकड़ियों हेल स्पाइडर्स के प्रति उसका आक्रोश अभी भी गहरा था। ठीक है, मैं अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दूंगा, उसने अंत में कहा। क्या तुम चिंतित थे? मिमिर ने एक हैरान चेहरे के साथ पूछा। खैर, जवाब देने के बजाय रुद्र प्रताप ने बीच में ही अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या मिमिर ने खुद ही नहीं कहा था कि अधोलोक में कुछ भी शाश्वत नहीं है? रुद्र प्रताप का कोई इरादा नहीं था कि वह वफादारी के कुछ पुराने अवशेषों में निरर्थक विश्वास रखे। वास्तव में अगर स्थिति बिगड़ जाती तो रुद्र प्रताप मिमिर को यह बताने के लिए मजबूर करने के लिए तैयार था कि शाश्वत कोष कहाँ स्थित है, लेकिन वह बात केवल उसके लिए थी। आखिरकार मिमिर अभी भी उसके लिए उपयोगी था। तारांकन तारांकन तारांकन। महान भूल भुलैया में लौटने के बाद रुद्र प्रताप ने ओर्तेहागा को भूल भुलैया की गहराइयों में रखा और किसी को उस पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया। उसकी लड़ाई करने की क्षमताएं भयंकर थीं, लेकिन उसमें कई समस्याएं थीं जो रुद्र प्रताप को उसका तुरंत उपयोग करने से रोकती थीं। ये तथ्य कि ड्रैगन सम्राट ड्राकन का समर्थन कर रहा था, इसका मतलब था कि ओर्तेहागा का उपयोग कुछ समय के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगा। रुद्र प्रताप अपने सिंहासन पर बैठा, शांति से गहरे विचारों में डूबा हुआ था। महान भूल भुलैया 2 चरणों से बड़ी थी और खुद उसने पहले की तुलना में अतुलनीय प्रगति की थी। उसके मन और शरीर के बीच का संतुलन टूट गया था और वह अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन भ्रामक दुनिया में प्रशिक्षण के माध्यम से वह एक सच्चा स्वामी बनने में सक्षम हुआ था। लेकिन फिर भी अधोलोक अभी भी खतरों से भरा था और वह अपने और अपनी भूल भुलैया दोनों के दुश्मनों को कम आंकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। नहीं, चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रुद्र प्रताप ने खुद से बात करते हुए आह भरी। उसके अधोलोक में बसने के बाद से केवल 2 साल बीते थे। उसके चारों ओर के दुश्मन अभी भी एक खतरा थे, क्योंकि वह गहरी मंजिलों के करीब और करीब जा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी यात्रा के दौरान स्थिर रहा था। उसका नेमेसिस हेल स्पाइडर ड्यूक, जो एक समय बहुत दूर और पहुंच से बाहर था, अब नजदीक था, उसके हाथों पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था। यह उसके बदले की यात्रा में एक महत्वपूर्ण विकास था। अब बस 2 मंजिलें बची हैं। 10वीं मंजिल व्यावहारिक रूप से नष्ट हो चुकी थी और 11वीं मंजिल के ड्यूक्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, उन पुनर्स्थापित महान भूल भुलैयाओं के जहर के बर्तन बनकर। वास्तव में उसके असली विरोधी केवल 12वीं मंजिल के ड्यूक्स थे, इसलिए रुद्र प्रताप ने आगे बढ़ने का मन बना लिया। अतीत में वह केवल अपने सामने मौजूद दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन उसने इस प्रक्रिया में बहुत आध्यात्मिक विकास हासिल किया था और अपने कार्यों और प्रेरणाओं पर गहराई से विचार करने में सक्षम था। उसके हाथ में समुद्री ड्रैगन का दिल था, जो उसे ड्रैगन सम्राट से प्राप्त हुआ था। जिस क्षण वह समुद्री ड्रैगन के दिल का उपयोग करता, वह और उसकी भूल भुलैया एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अधोलोक ने फिर से सुनिश्चित किया कि कुछ भी उसके रास्ते सुगम न जाए। तारांकन कुओश तारांकन। एक अटल कंपन ने अचानक महान भूल भुलैया को हिला दिया।
जमे हुए महान भूल भुलैया की बर्फ की दीवार में दरारें पड़ गईं और उसकी छत ढह गई। महान भूल भुलैया के बाहरी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। सावधानीपूर्वक स्थापित जाल और सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। नाइटमेयर 1 के निवास और बॉनो के निवास नष्ट हो गए हैं। वर्तमान क्षति का स्तर महान भूल भुलैया की कुल स्थायित्व के 20% से अधिक है। यदि संरचनात्मक क्षति की मरम्मत के लिए तुरंत मानव शक्ति का आवंटन नहीं किया गया तो नुकसान और बढ़ेगा। रुद्र प्रताप ने उन संदेशों को देखते हुए अपना माथा सिकोड़ा जो उसे चिढ़ा रहे थे। ऐसे कंपन के बीच कौन है जो मरम्मत का काम करने के लिए उपलब्ध होगा? डोमिनिक। रुद्र प्रताप ने उन कंपनों के बीच जोर से पुकारा जो कितना भी इंतजार करने पर भी खत्म नहीं हो रहे थे। स्वामी। डोमिनिक तुरंत प्रकट हुई, मानो वह उसके आदेशों का इंतजार कर रही थी। डोमिनिक, क्षति की रिपोर्ट करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। वर्तमान में नाग रेंजर्स और अंडर एल्फ स्थिति का पता लगाने में व्यस्त हैं, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि अतिरिक्त नुकसान हो रहा है। डोमिनिक ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने सांस के साथ शाप दिया, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। बकवास अधोलोक। उसके पास अब यही आशा था कि अचानक आया भूकंप जल्द से जल्द खत्म हो जाए। भूकंप पूरी रात जारी रहा, और जब वे कंपन जो ऐसे लग रहे थे मानो पूरे अधोलोक को ढहा देंगे, अंततः समाप्त हुए, तो महान भूल भुलैया की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। डेडालस की मेहनत के कारण जो महान भूल भुलैया अभी अभी अपग्रेड हुई थी, वह रात भर में तुरंत नष्ट हो गई। महान भूल भुलैया के 70% बाहरी क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। महान भूल भुलैया के केंद्र का 50% नष्ट हो गया है। अधिकांश सावधानीपूर्वक स्थापित जाल और सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकांश निवासियों की बस्तियां नष्ट हो गई हैं, और उनमें से नाइटमेयर और बॉनो के निवास लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। महान भूल भुलैया वर्तमान में अपनी कुल स्थायित्व के 40% से भी कम पर है। आपको नष्ट हुई भूल भुलैया को जल्दी से बहाल करने की अत्यधिक सलाह दी जाती है। वर्तमान में महान भूल भुलैया कभी भी आक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील है। साथ ही यदि भूल भुलैया की मरम्मत में देरी हुई तो महान भूल भुलैया हुए नुकसान की मरम्मत के लिए अपने निवासियों को निगलना शुरू कर देगी। भूल भुलैया वास्तुकार के कारण जो अपनी भव्यता का घमंड करती थी, वह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये वास्तव में एक भयंकर स्थिति थी। हालांकि भूल भुलैया कोर की रक्षा करने में किए गए सभी प्रयासों के कारण इसे पूरी तरह से ढहने से रोका जा सका, फिर भी ये स्थिति की गंभीरता को कम नहीं करता था। क्षति रिपोर्ट दो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। सौभाग्य से सैनिकों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। केवल कुछ रेंजर्स ढहने में फंस गए, लेकिन अधिकांश सैनिक अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। डोमिनिक ने जवाब दिया। हालांकि सेना को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन रुद्र प्रताप ने सोचा कि क्या कभी भूल भुलैया इतने संकट में थी। अभी भूल भुलैया को हुए नुकसान की तुलना में बेसिलिस्क किंग के साथ युद्ध के दौरान हुआ नुकसान बच्चों का खेल था। निवासी जातियों की स्थिति कैसी है? उसने पूछा। नाग भाग्यशाली रहे कि वे किसी भी गंभीर खतरे से बच गए, लेकिन रुद्र प्रताप महान भूल भुलैया में रहने वाली विभिन्न जातियों की स्थिति को लेकर चिंतित था, क्योंकि वे अपने आवासीय परिसरों में फंसे हुए थे। आखिरकार नाइटमेयर और बॉनो के निवास पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। हम अभी भी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। मामूली चोटों से ढकी, संभवतः मलबे के टुकड़ों से, डोमिनिक ने एक पीले चेहरे के साथ जवाब दिया। उर्ग। डोमिनिक, पहले अपने घावों का इलाज करो, मैं बाकी का ध्यान रखूंगा, रुद्र प्रताप ने कहा। अपने उपचार मंत्रों के कारण डोमिनिक के लिए अपने घावों का इलाज करना मुश्किल नहीं था। हालांकि डोमिनिक और उसकी मजबूत जिम्मेदारी की भावना को जानते हुए उसके हस्तक्षेप के बिना वह अपने घावों की अवहेलना करती और इसके बजाय अंधाधुंध रूप से सामने की स्थिति पर काम करती। इस प्रकार उसने उसे आराम करने का आदेश दिया और स्वामी कक्ष छोड़ दिया। ये तो बस बदहाली है। सौभाग्य से भूल भुलैया कोर स्वामी कक्ष में संग्रहित थे, इसलिए वे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। हालांकि जैसे ही रुद्र प्रताप स्वामी कक्ष से बाहर निकला, जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था वह पूरी तरह से अलग था। अच्छी तरह से चमकती हुई बर्फ की दीवारें, जो आईनों की तरह चमकती थीं, पूरी तरह से ढह गई थीं। भूल भुलैया की छिपी हुई नींवें प्रकट हो गई थीं, और फर्श हर जगह दरारों और गड्ढों से भरा हुआ था। तारांकन नाग क्षतिग्रस्त गलियारे को खोलने में व्यस्त थे, लेकिन वे इसे इसके सामान्य आकार के आधे तक बहाल करने में कामयाब रहे। नुकसान इतना गंभीर था कि यह लगभग विश्वास करना मुश्किल था कि यह वास्तव में शक्तिशाली लालच की महान भूल भुलैया है। हम किसी तरह जीवित बच गए, रुद्र प्रताप ने कहा। ऐसा लग रहा था कि शक्तिशाली अधोलोक के प्राणियों के लिए भी एक शक्तिशाली अप्रत्याशित भूकंप से बढ़कर और कुछ डरावना नहीं था। डरे हुए अधोलोक के विभिन्न हिस्सों के सदस्य अपनी शिकायतें लेकर इकट्ठे हुए। स्थिति का आकलन करो और मुझे रिपोर्ट दो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। नागों के विपरीत जो भूल भुलैया में घूमने के लिए स्वतंत्र थे, इन विभिन्न जातियों के सदस्य अपने अपने निवासों को नहीं छोड़ सकते थे और प्रत्येक व्यक्तिगत जाति का ध्यान रखना भारी था। हालांकि
अगर रुद्र प्रताप उन्हें नजरअंदाज करता और उन्हें ऐसे ही छोड़ देता तो उसे लगा कि इससे केवल मौतों की संख्या बढ़ेगी, और इस प्रकार उसने स्थिति को व्यवस्थित करने का पहल किया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इसकी वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। हुआ नुकसान अकल्पनीय था। इस तथ्य के बावजूद कि भूकंप से ठीक पहले भूल भुलैया में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रवासी जातियां निवास कर रही थीं, अब जीवित जातियों की संख्या उस प्रारंभिक संख्या से कम थी जब वे पहली बार महान भूल भुलैया पर आए थे। ये स्पष्ट था कि आपदा में कितनों की मौत हो गई थी। एकमात्र सांत्वना ये थी कि बौनों का निवास, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, अपेक्षाकृत छोटा था। भूकंप अचानक आया जब मैं मौके से गुजर रहा था और मैं बौनों के लिए चिंतित होकर रह नहीं पाया, यूथ ने कहा, क्योंकि उसने अपने शरीर को फैलाया और छत को ढहने से रोकने के लिए सहारा दिया। यूथ के नीचे मालेक्सिस और अन्य बौने इकट्ठे हुए थे और यह स्पष्ट था कि बौने किसके ऋणी थे आपदा से बचने के लिए। बौनों के विपरीत, जो यूथ की तुरंत समझ के कारण आपदा से सुरक्षित रूप से बचने में सक्षम थे, नाइटमेयर का पूरा सफाया हो गया। हालांकि उनकी मौतें केवल भूकंप के कारण नहीं थीं, क्योंकि उनकी पीली लाशें उनके रहने के क्षेत्र में फैली हुई थीं, पूरी तरह से खून से सूखी हुई। अज्ञात अक्षर और आकृतियां उनके निवास भर में लिखी हुई थीं और उनकी जमी हुई लाशें इधर उधर बिखरी हुई थीं, ठंड के कारण सड़ी नहीं थीं। ये वास्तव में एक भयावह दृश्य था। यह पागलपन है, रुद्र प्रताप ने बड़बड़ाया, लेकिन वह विनाश की भयावहता के बारे में नहीं बोल रहा था। वह रानी के पागलपन की ओर इशारा कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह एरियान स्वयं थी जिसने अपने नाइटमेयर को मारा था। ये स्पष्ट था कि उसने अपने भयंकर दुश्मन डेनारियन को हराने के लिए नाइटमेयर की पूरी जाति का बलिदान कर दिया था। हालांकि अपने स्वयं के नाइटमेयर के महत्वाकांक्षी बलिदान के बावजूद डेनारियन के साथ उसकी लड़ाई अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि वह भयंकर भूकंप से जागे बिना अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उर्ग, उस पर निगरानी रखने के लिए यहाँ कुछ नागों को लगा दो और जब वह जागे तो मुझे रिपोर्ट करो। नाइटमेयर के निवासों की बहाली को अंतिम प्राथमिकता दी जाए, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। वहां रहने के लिए कोई निवासी न होने के कारण नाइटमेयर के रहने के स्थानों की तत्काल बहाली की कोई आवश्यकता नहीं थी। संभव है कि एरियाने की लड़ाई का परिणाम केवल उसके सभी नाइटमेयर को खोना हो। अगर ऐसा हुआ तो नाइटमेयर का निवास और भी अधिक बेकार हो जाएगा। महान भूल भुलैया का खुद निरीक्षण करने और ये देखने के बाद कि स्थिति संदेश विंडोज ने जितना संकेत दिया था उससे कहीं अधिक गंभीर थी, रुद्र प्रताप ने भूल भुलैया को जल्दी से बहाल करने के लिए अपने डाउन रत्नों का उपयोग करने में कोई कोताही नहीं बरती। महान भूल भुलैया, जो उस क्षण तक उदासी से रो रही थी, हिंसक होकर गरजने लगी। अगर नुकसान को अनदेखा किया गया तो भूकंप के जीवित बचे लोग महान भूल भुलैया के पेट में समा जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया को अपग्रेड करने के लिए समुद्री ड्रैगन के दिल का उपयोग करना कुछ समय के लिए स्थगित रहेगा। रुद्र प्रताप को महान भूल भुलैया को यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना था कि वह अपने अपग्रेड के बजाय अपनी बहाली के लिए समुद्री ड्रैगन के दिल का उपभोग न करे। जब वे मरम्मत कार्य में व्यस्त थे, एक मेहमान आया। स्वामी यह संदेश देना चाहते हैं कि बहाली का पहला चरण जल्द ही शुरू होगा और आपको आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए। विलाप स्वामी कैथरीन द्वारा भेजे गए दूत ने भूल भुलैया के विनाश पर कड़वी मुस्कान बनाई। हालांकि ऐसा लग रहा है कि यह पहले ही हो चुका है, इसलिए अब मेरे लिए यह अजीब हो गया है। पहले नाइटमेयर्स को नाइटमेयर और मेयर के मिश्रण के रूप में बुलाया जाता था, अब उन्हें सामान्य नाइटमेयर्स से अलग करने के लिए नाइटमेयर कहा जाएगा। बहाली। कैथरीन का दूत लंबे समय तक रुकने को तैयार नहीं लग रहा था। अगर वह थोड़ा पहले आ गया होता तो उसकी सलाह उपयोगी साबित हो सकती थी, लेकिन अब जबकि बहुत देर हो चुकी थी तो उसके और अधिक रुकने का कोई कारण नहीं था। रुद्र प्रताप के नजरिए से उसने अभी अभी इस रोकथाम योग्य आपदा से बचने का अवसर खो दिया था और इस प्रकार दूत का आरामदायक रवैया उसे और भी अधिक परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी वह दूत से तरह तरह के सवाल पूछकर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम रहा। तो तुम ये कह रहे हो कि भविष्य में ऐसी और 3 घटनाएं होंगी? रुद्र प्रताप ने पूछा। स्वामी ने भी यही कहा था कि उन्हें निश्चित नहीं है कि निकट भविष्य में होने वाला बहाली का दिन आज जैसा होगा या ये पूरी तरह से एक अलग रूप में सामने आएगा, दूत ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप और अधिक हताश हो गया। इस आपदा के होने वाली 4 बार में से वह कम से कम एक को रोक सकता था, लेकिन समय का उसके साथ नहीं रहा। लेकिन पहली आपदा पहले ही हो चुकी थी और उसने अपनी महान भूल भुलैया की बहाली के लिए एक विशाल भाग्य खर्च कर दिया था। वह जानता था कि वह दूत पर अपना गुस्सा निकालकर खोए हुए धन को वापस नहीं पा सकता था, नहीं ऐसा करने से महान भूल भुलैया की स्थिति बेहतर होती। इस प्रकार वह केवल भावशून्य चेहरे वाले दूत को घूर सकता था। उर्ग। दूत ने पहले ही नीलामी घर पर अपने स्वामी और रुद्र प्रताप के बीच मुलाकात का आयोजन किया था। इस प्रकार वह किसी और से बेहतर जानता था कि उच्च स्वामी किस प्रकार का प्रतिष्ठा रखता था। लेकिन इस बार उच्च स्वामी की उपस्थिति पहले से बिल्कुल भिन्न महसूस हो रही थी और दूत ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और अपने कुछ हद तक अपमानजनक भाव को छिपा लिया।
उसने कहा, मेरे लिए यहाँ आना आसान नहीं था क्योंकि कई भूत कोस्ट रास्ते में थे। ऐसा लग रहा था कि मोई को घुसपैठियों के अलार्म के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ना रुद्र प्रताप की ओर से एक बुरा फैसला था। अंत में दूत पर कोई दोष नहीं लगा पाने की स्थिति में उसके पास अतीत को भूलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहली बहाली विभाजित अधोलोक की परतों को एक में पुनर्मिलन करने का पहला कदम है, इसलिए कृपया जल्दी से आसपास की जांच करें। ये कुछ ऐसा नहीं है जो स्वामी ने मुझे आपको बताने के लिए कहा था, लेकिन यह मेरी ओर से एक छोटा सा माफीनामा है क्योंकि मैं अपनी धीमी आमद के कारण एक दूत के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। दूत को थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था क्योंकि उसने बहुत सारी जानकारी दे दी थी। उसके अनुसार भूकंप अधोलोक की 12 विभिन्न मंजिलों को पुनर्मिलित करने की प्रक्रिया के कारण हुई एक आपदा थी। मैंने पहले ही आसपास की जांच के लिए सैनिकों को भेज दिया है, इसलिए उन्हें जल्द ही रिपोर्ट लेकर वापस आना चाहिए। रुद्र प्रताप ने दूत को रोके रखने के लिए बातचीत जारी रखी। वह किसी भी संभावित जानकारी को प्राप्त करना चाहता था जो भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती थी। उसने पूछा, वह कैसी है? मुझे निश्चित नहीं है कि आप किस जवाब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन स्वामी की शांति को खत्म करने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इससे आपका सवाल जवाब मिल गया होगा, दूत ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने शिष्टाचारवश पूछा था, लेकिन दूत उसकी सौजन्य का जवाब देने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक था। इस डर पर उसके लिए बेहतर था कि वह बहाली के बारे में ही पूछता। अजीब चुप्पी में समय बीतता गया और आसपास के क्षेत्र की जांच के लिए बाहर गए गश्ती दल एक एक करके वापस लौटे और स्थिति की रिपोर्ट दी। आधे से अधिक मोई गायब हो गए हैं, पूरी मंजिल को खाली छोड़ते हुए। अधिक विवरण पाने के लिए हमें लंबी दूरी की टोल लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली है। गलियारा ढह गया है, जिससे नेविगेट करना मुश्किल हो गया है। इसमें थोड़ा और समय लगेगा। शेष गलियारों के आधार पर मैं भविष्यवाणी करता हूं कि हमारे पास मौजूदा जानकारी अब उपयोगी नहीं है। हालांकि रिपोर्टें विशेष रूप से उपयोगी नहीं थीं। क्या मैं अब जा सकता हूं? दूत ने पूछा। दूत को रोकने के लिए कोई और बहाना न बचा होने की वजह से रुद्र प्रताप ने अनिच्छा से सहमति दी। जाओ, मेरा धन्यवाद अपने स्वामी तक पहुंचाओ और उनसे कहना कि मुझे उम्मीद है कि हम अपनी आखिरी बातचीत को वहीं से जारी रख सकेंगे जहां से हमने छोड़ा था। मैं आपका संदेश वैसा ही पहुंचा दूंगा। जब तक हम फिर से मिलें, अलविदा। इसके साथ कैथरीन का दूत चला गया। जल्द ही लंबी दूरी की टोल लेने गए अंडयाल्फ रेंजर्स और नाग रेंजर्स 9वीं मंजिल की समग्र स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए लौटे। पश्चिम में एक दिन की दूरी पर हमने एक ऐसी भूल भुलैया देखी है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। पूर्व में आधे दिन की दूरी पर ढही हुई भूल भुलैया के निशान देखे गए हैं। उत्तर पूर्व में एक छोटे शिविर के निशान मिले हैं। दक्षिण में एक दिन की दूरी के भीतर एक विशाल भूल भुलैया खोजी गई है। लगातार मिल रही रिपोर्टों से रुद्र प्रताप ने अपना माथा सिकोड़ लिया। उनकी जानकारी के आधार पर उसे नहीं पता था कि कितनी मंजिलें 9वीं मंजिल से टकराकर एकीकृत हो गई थीं। हालांकि एक बात निश्चित थी, वह ये कि छोटी मंजिलों लेसर फ्लॉज पर कोई बची खुची भूल भुलैया नहीं थी, जो पहले से ही लगभग गायब हो चुकी थीं। अधिक संभावना थी कि एक बिना क्षतिग्रस्त भूल भुलैया केवल गहरी मंजिलों में ही पाई जा सकती थी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 5 नाग इकाइयों को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दो। रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। फिर उसने नागों का इंतजार करते हुए मरम्मत की गति बढ़ाने का आदेश दिया। हम इसे और भी मजबूत बनाएंगे ताकि यह फिर से क्षतिग्रस्त न हो। डेडालस, जिसके पास काम खत्म हो चुका था, ने क्षतिग्रस्त महान भूल भुलैया को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो वह इस स्थिति का स्वागत कर रहा था। हालांकि ये देखते हुए कि वह भूल भुलैयाओं के प्रति कितना जुनूनी था, रुद्र प्रताप ने उम्मीद की कि मरम्मत की गई महान भूल भुलैया पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। हम अभी भी काफी शक्तिशाली नहीं हैं, रुद्र प्रताप ने बड़बड़ाया। कोई गारंटी नहीं थी कि गहरी मंजिलें 9वीं मंजिल के साथ एकीकृत नहीं हुई थीं। अगर ऐसा होता तो उसे सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ता जब वह तैयार नहीं था, ड्यूक से निपटना होता। वह ऐसी स्थिति से जितना हो सके बचना चाहता था जब तक कि वह काउंट्स की मोहरों को अवशोषित न कर ले और अपनी शक्तियों को बढ़ा न ले। लेकिन अधोलोक कभी भी उसे ऐसी सुविधा प्रदान नहीं करता, इसलिए रुद्र प्रताप को महान भूल भुलैया का जल्द से जल्द बहाल करना था ताकि वह अंततः समुद्री ड्रैगन के दिल का उपयोग करके इसे अपग्रेड कर सके और तभी वह राहत महसूस कर सकता था। जैसे जैसे भूल भुलैया में मरम्मत का काम जारी रहा, वैसे वैसे इसके अंदर बाहर जाने वाले गश्ती दलों की संख्या भी बढ़ती गई। वे 9वीं मंजिल की स्थिति का पूरी तरह से नक्शा तैयार करने के लिए अपने कठोर समय सारणी से परे काम कर रहे थे, क्योंकि 9वीं मंजिल के बारे में उनके द्वारा एकत्र की गई सभी पिछली जानकारी अब बेकार हो चुकी थी। इतनी प्रशंसनीय प्रयास के बावजूद हालांकि वे कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। आसपास प्रकट हुई भूल भुलैयाओं की पहचान जानने में समय लग रहा है। शायद वे ऐसी भूल भुलैयाएं हैं जिन्हें रेंजर्स ने पहले कभी नहीं देखा है। हालांकि कभी कभी कुछ भी न जानना भी एक जानकारी हो सकती है।
यह ऐसा ही क्षण था। अपनी प्रतिष्ठा साबित करने के लिए अंडरएल्व्स ने अधोलोक के सबसे गहरे हिस्सों या छोटी मंजिलों के सबसे निचले स्तर, चाहे वे कहीं भी थे, उत्सुकता से खोज की थी। और अगर महान भूल भुलैया के आसपास प्रकट हुई भूल भुलैयाएं ऐसी थीं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, तो अधिक संभावना थी कि वे कम से कम 12वीं मंजिल के ड्यूक्स के डोमेन थे। वह गलियारा जिससे होकर मोआई गुजरे थे, वह पूरी तरह से गायब हो गया है। फॉलो अप रिपोर्ट ने एक और जानकारी जोड़ी। ऐसी संभावना है कि जो मंजिल अब 9वीं मंजिल से जुड़ी है, वह हमारे अधोलोक की नहीं हो सकती। हालांकि अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। ये भी संभव था कि बदले हुए इलाके के कारण रेंजर्स केवल किसी पहले से ज्ञात गलियारे का पता लगाने में असमर्थ थे। जानकारी को सत्यापित करने के लिए स्काउट्स की संख्या को और बढ़ाना होगा। सबसे पहले ये निश्चित है कि दूसरे छोर वालों को भी इस भूकंप से गंभीर क्षति पहुंची है, अन्यथा उन्हें अपनी भूल भुलैयाओं में बंद रहने और इतना सतर्क होने की कोई वजह नहीं होती, डोमिनिक ने कहा। वास्तव में उसका आकलन वैध लग रहा था। उसने जारी रखा, पुष्टि करने के लिए उन भूल भुलैयाओं तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक जोखिम कारक हैं। अभी के लिए हम सख्त सतर्कता के साथ अपना काम करते हैं। अगर भूल भुलैया के बाहर कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करना न भूलें। डोमिनिक की वजह से भूल भुलैयाओं की पहचान में देरी हुई, लेकिन रुद्र प्रताप ज्यादा परेशान नहीं था। आखिरकार जिस पक्ष को अधिक समय की जरूरत थी वह रुद्र प्रताप नहीं बल्कि दूसरा पक्ष था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही उसकी क्षतिग्रस्त भूल भुलैया की मरम्मत हो गई, वह समुद्री ड्रैगन के दिल का उपयोग करके इसे अपग्रेड करके तुरंत अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। बेशक दूसरा पक्ष भी यही कर रहा होगा, लेकिन एक ही स्थिति होने पर रुद्र प्रताप को यकीन था कि महान भूल भुलैया के साथ उसका उच्च स्वामी पक्ष अधिक फायदेमंद होगा। इस प्रकार वह समय बीतने का बेसब्री से इंतजार करते हुए महान भूल भुलैया में डेरा डाले रहा। अंततः लंबे समय बाद महान भूल भुलैया का बहाली का काम पूरा हो गया। महान भूल भुलैया का बहाली और सुदृढ़ीकरण पूरा हो गया है। मौजूदा अधिकांश जाल और सुविधाओं की मरम्मत कर दी गई है और उन्हें और मजबूत कर दिया गया है। शरणार्थी जातियों के नष्ट हुए निवासों को भी पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है, नाइटमेयर के निवास को छोड़कर। पहले पीड़ा में रही महान भूल भुलैया ने अंततः एक बार फिर से अपना पैर जमा लिया है। यह अब भूख के कारण अपने स्वयं के निवासियों को नहीं देख रही है। आदि भूल भुलैया क्षतिग्रस्त होने के बावजूद महान भूल भुलैया को पूरी तरह से ठीक होने में 2 सप्ताह से भी कम समय लगा। जाहिर है इस प्रक्रिया में रुद्र प्रताप के खजाने में मौजूद अधिकांश डाउन रत्नों का उपभोग कर लिया गया, लेकिन अगर वह भूल भुलैया की रिकवरी को तेज नहीं करता तो उसे केवल डाउन रत्नों से अधिक बलिदान करना पड़ता। भूल भुलैया वास्तुकार डेडालस को अपने सम्मान को गंभीर झटका लगा। उसे यह एक बड़ा सदमा था कि उसका काम, जिसे वह अधोलोक में कहीं और कभी नहीं होने वाली चीज समझता था, आपदा के सामने इतनी बेबस रह गया। उसने महान भूल भुलैया की बहाली और सुदृढ़ीकरण में अपना दिल और आत्मा झोंक दिया, यह आशा करते हुए कि उसके डिजाइन की भूल भुलैया फिर कभी नष्ट नहीं होगी। मास्टर क्राफ्ट्समैन की रैंक तक पहुंचे डेडालस की शिल्पकला के तहत महान भूल भुलैया ने एक बार फिर एक चमत्कारिक विकास हासिल किया है। भूकंप से पहले की तुलना में महान भूल भुलैया की स्थायित्व लगभग 2 गुना हो गया है। महान भूल भुलैया के कुछ हिस्से अब अधोलोक की शिराओं से जुड़ गए हैं। अब आपको इसके निवासियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महान भूल भुलैया अब अपना ख्याल रखने में सक्षम है। अगर भूल भुलैया को नुकसान होता है तो वह बहाली के लिए शिराओं में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करेगी। शिराओं में ऊर्जा भूल भुलैया का समर्थन करने के लिए मुश्किल से काफी है, लेकिन डेडालस ने भूल भुलैया द्वारा ऊर्जा के संचय को तेज करने के लिए शिराओं की ऊर्जा को डाउन रत्नों में इकट्ठा होने से रोक दिया है। इसके लिए धन्यवाद। मौजूदा शिराएं अब नए डाउन रत्न नहीं बना सकती और वे अब महान भूल भुलैया के नीचे पूरी तरह से एकीकृत हो गई हैं। शिराओं का ये दुरुपयोग अधोलोक के नियमों के खिलाफ है। शिराओं का जीवन काल आधा हो गया है। अगर मिमिर इन संदेशों को पढ़ता तो वह क्रोध में आकर पागल हो जाता। रुद्र प्रताप जानता था कि अधोलोक के आधार के रूप में काम करने वाली शिराओं का उपयोग उसके स्वार्थ के लिए किया जा रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए यह उन तरीकों में से एक था जिसका वह अधोलोक में उपयोग कर सकता था, और चाहे शिराएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएं या बुझ जाएं, उसे इसकी परवाह नहीं थी जब तक कि वह अपने जीवित रहने की गारंटी दे सकता था। इसके बजाय वह खुश था कि शिराएं, जो एक समय युद्ध द्वारा समाप्त और बेकार हो चुकी थीं, दूसरे तरीके से सहायक साबित हो सकती थीं। मेरा एक निवेदन है। डेडालस अपना काम पूरा करने के बाद लौटा और रुद्र प्रताप के सामने घुटने टेक दिया, जमी हुई थकान के साथ। चूंकि उसे बहाली की गुणवत्ता काफी हद तक पसंद आई थी, रुद्र प्रताप ने बड़े सिर वाले बौने की बात सुनने में देरी नहीं की। बोलो, हालांकि यह एक बार नष्ट हो गई थी, लेकिन इसके कारण मेरे इस बच्चे को पहले से कहीं बेहतर बनाया जा सका। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर वही भूकंप फिर से आता है तो यह अगली बार इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगी। डेडालस अपनी घोषणा में गर्व से भरा हुआ था और परिणाम में काफी आत्मविश्वास।
दिखा रहा था। रुद्र प्रताप, जो आमतौर पर उसे मुद्दे पर आने के लिए कहता, ने इस बार बौने के लंबे भाषण को सुना। मुझे नहीं लगता कि भूल भुलैया इससे बेहतर हो सकती है। हालांकि अगर मेरे पास वह समुद्री ड्रैगन का दिल होता जो स्वामी के पास है, तो कहानी बिल्कुल अलग होती, डेडालस ने जारी रखा। उसे समुद्री ड्रैगन के दिल की कहानी याद आ गई थी, जिसका रुद्र प्रताप ने उसे संक्षेप में बताया था जब उसने बौने को भूल भुलैया की बहाली में जल्दबाजी करने का कारण बताया था। और इसे मुझे अभी बताने का कारण है, रुद्र प्रताप ने पूछा। सवाल का सामना करते हुए डेडालस ने बहुत उत्साह के साथ कहा, अगर आप समुद्री ड्रैगन के दिल को मेरे हाथों सौंपते हैं, तो मैं स्वामी की अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर परिणाम दूंगा। रुद्र प्रताप डेडालस की किसी भी उचित मांग को सुनने के लिए तैयार था, लेकिन वह इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह तुरंत कोई जवाब नहीं दे सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि समुद्री ड्रैगन का दिल एक ऐसा खजाना था जिसे उसने बहुत परेशानी के बाद प्राप्त किया था। ये नाग समूह के भविष्य को निर्धारित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस तरह के महत्वपूर्ण कलाकृति को देना एक आसान निर्णय नहीं था। नहीं, डोमिनिक, जिसने कभी भी रुद्र प्रताप के फैसलों का विरोध नहीं किया था, बीच में आ गई और जिद से इस विचार को ठुकरा दिया। वह नहीं चाहती थी कि समुद्री ड्रैगन का दिल, जिस पर उसके समूह का भविष्य निर्भर था, किसी अजनबी के हाथों में चला जाए। केवल डोमिनिक ही नहीं, क्वांस और अन्य नाग नायक, जो अभी तक चुपचाप अपना काम कर रहे थे, अब डेडालस को इस तरह घूर रहे थे मानो वे उसे फाड़ डालें। मैंने कभी भी स्वामी से इतनी आत्मविश्वास से विनती नहीं की थी। इसलिए कृपया स्वामी। अपने स्वामी को हिचकिचाते देखकर डोमिनिक ने उससे विनती की। हालांकि इसके बावजूद रुद्र प्रताप ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने इसके बजाय डेडालस से पूछा, अगर मैं ऐसा करता तो क्या फर्क पड़ेगा? स्वामी, मेरे राजा। प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। नाग विचारमग्न हो गए, जबकि डेडालस खुशी से हंस पड़ा। उसने जवाब दिया, सीधे शब्दों में कहूं तो हम न केवल समुद्री ड्रैगन के दिल से नागों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि हम भूल भुलैया को भी मजबूत कर सकते हैं। ये काफी दिलचस्प है, रुद्र प्रताप ने कहा। अब डोमिनिक सहित नागों के चेहरों पर निराशा छाई हुई थी। मैं ये भी गारंटी देता हूं कि नाग समुद्री ड्रैगन के दिल के साथ अपनी सामान्य वृद्धि से कहीं अधिक बढ़ेंगे, डेडालस ने जारी रखा। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन रुद्र प्रताप ने डोमिनिक की ओर देखा, जिसने अपना सिर झुका लिया था, फिर डेडालस की ओर देखा। पाने के लिए किसी न किसी चीज को खोना भी पड़ता है ना? अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव आ गया और उसने कहा, ऐसे काम हमेशा कुछ जोखिम रखते हैं। मैं इस काम के बारे में सब कुछ सुनूंगा, और अगर मैं यह अनुमान लगाऊं कि आपके तरीके में कोई कमी नहीं है, तो मैं आपकी मांग को मंजूरी दूंगा। डेडालस ने सावधानी से रुद्र प्रताप की ओर देखा, जिसका भाव अस्पष्ट था और न तो खुश और न ही दुखी लग रहा था। लेकिन अगर मैं यह मान लूं कि आपकी मांग आपके स्वार्थ के कारण थी। रुद्र प्रताप की आंखों से नीली रोशनी की लपटें टपकने लगीं। तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके महान भूल भुलैया को खिला दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्यारे नागों का अपमान किया। डोमिनिक ने उन शब्दों को सुनकर अपना सिर उठाया। स्वामी, मैं शुरू से नाग राजा था और हमेशा नाग राजा रहूंगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्र प्रताप ने उसे आश्वस्त किया। जो भूल भुलैया मुट्ठी भर नाग कार्यकर्ताओं और सैनिकों के साथ शुरू हुई थी, वह अब हजारों सैनिकों के साथ एक शक्तिशाली भूल भुलैया बन गई थी। यह इसलिए था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भले ही पूरा अधोलोक उसके खिलाफ हो जाए, नाग कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे राजा, क्वांस और अन्य नाग उत्साहित भाव के साथ घुटने टेककर अपने राजा की प्रशंसा करने लगे। केवल नाग जादूगर डेडालस और समुद्री ड्रैगन के दिल को कुछ हद तक खेद के भाव से देख रहे थे। तो तुम कुछ भी छिपाए बिना सब कुछ प्रकट कर दो, रुद्र प्रताप ने निष्कर्ष निकाला। शायद स्थिति उसकी उम्मीद से कुछ अलग होने के कारण डेडालस की आंखें घूमने लगी। उसका चेहरा हक्का बक्का था। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रुद्र प्रताप ने एक कड़ी नजर से डेडालस को देखा और उसे जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। वह बहुत मामूली जोखिम है, डेडालस ने अंततः कहा। बताओ, मामूली है या नहीं, ये सुनने और फैसला करने का मामला मेरा है, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। मानो उसने सब कुछ प्रकट करने का फैसला कर लिया हो। डेडालस ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, अगर चीजें गलत हो गईं, तो महान भूल भुलैया उस सभी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है जो नागों की वृद्धि की दिशा में जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में नाग किसी भी प्रकार की वृद्धि हासिल करने में असमर्थ होंगे। जाहिर है, मैं गारंटी देता हूं कि मौजूदा नाग किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं होंगे। यह एक स्पष्ट संकेत था। भूल भुलैया के प्रति पागल डेडालस के लिए नाग समूह का भविष्य उसकी कोई चिंता का विषय नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसने केवल समुद्री ड्रैगन के दिल के माध्यम से महान भूल भुलैया को बढ़ाने के बारे में सोचा था। दूसरे शब्दों में ऐसा था मानो नाग समूह का पूरा भविष्य महान भूल भुलैया की वृद्धि के विरुद्ध तौला जा रहा था। हालांकि रुद्र प्रताप के लिए नाग केवल साधारण समन नहीं थे, वह स्वयं एक उच्च स्वामी बनने से पहले नागराज था। ऐसा होने की क्या संभावना है? रुद्र प्रताप ने पूछा।
हालांकि उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। जो सवाल उसने अभी पूछा था वह अपना फैसला सुनाने से पहले केवल एक पुष्टि था। डेडालस यह महसूस करते हुए निराशा में अपना सिर झुकाया और स्वीकार किया, 50%। ये 50% है, और इसके साथ डेडालस का भाग्य तय हो गया। वह इतना प्रतिभाशाली था कि रुद्र प्रताप उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन चूंकि डेडालस ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसे धोखा देने में संकोच नहीं किया था, अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह भविष्य में कभी और अधिक परेशानी खड़ी कर सकता था। डेडालस को हिरासत में ले लो और उसे कोई सुविधा न दो। बड़े सिर वाले बॉनो को उसके पास भेजो और उससे हर छोटी से छोटी जानकारी निकालो। इसके बाद ही उसका जीवन और भाग्य तय किया जाएगा। फ्रॉस्ट बिग हेडेड ड्वार्व्स, जिनकी वफादारी जन्म से ही अंकित की गई थी, वे डेडालस की तरह उसे धोखा नहीं देंगे। हालांकि उसी क्षण डोमिनिक ने अप्रत्याशित रूप से डेडालस को हिरासत में लिए जाने से रोक दिया। स्वामी, कृपया एक क्षण रुकें। क्या तुम इस बात से असंतुष्ट हो कि डेडालस को तुरंत निपटाया नहीं गया? रुद्र प्रताप ने पूछा। मैं स्वामी की इच्छा के विरोध में बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? बस कृपया हमें थोड़ा समय दें। मैं इसके बाद डेडालस के निपटारे की मांग करना चाहूंगी, डोमिनिक ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसके मन में क्या था ये समझने में असमर्थ, फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति दी। धन्यवाद स्वामी। डोमिनिक क्वांस और अन्य नाग नायकों के साथ स्वामी कक्ष से चली गई। काफी समय बाद वे लौटे। संभवतः लौटने से पहले एक लंबी और महत्वपूर्ण चर्चा की थी। क्या तुम लोग तैयार हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। हाँ स्वामी। डोमिनिक धीरे से उसके पास आए और उसके चरणों में बैठ गई। अचानक एक गंभीर स्वर में चिल्लाते हुए कहा, कृपया डेडालस के प्रस्ताव को स्वीकार करें। यह क्या था? ये डोमिनिक से बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था, जिससे रुद्र प्रताप एक पहेली भरे चेहरे के साथ दंग रह गया। डोमिनिक ने अपने स्वामी के प्रति अपने समूह की इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। ईमानदारी कहूं तो हमारे समूह को हाल ही में इस बात का दुख था कि हम स्वामी की बहुत मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम में सबसे शक्तिशाली क्वांस भी अन्य हीरो ग्रेड समन का मुकाबला नहीं कर सकता। कौवा क्रोध तो दूर की बात है। अभी की स्थिति को देखते हुए हमें यकीन है कि भविष्य में ये शक्ति में अंतर और भी बुरा होगा। क्या तुम लोग यही सोच रहे थे? लेकिन जब तक समुद्री ड्रैगन का दिल मेरे हाथ में है, तुम इन चिंताओं को एक तरफ रख सकते हो, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि नागू ने ऐसे विचार रखे थे। वह डोमिनिक के दिल से निकली बात सुनकर माथा सिकोड़ता रहा। डोमिनिक ने जो कहा था वह निर्विवाद रूप से सच था। वास्तव में केवल ड्रैगन नाइट्स अपना हिस्सा निभा रहे थे और नाग नायक विशेष रूप से उपयोगी नहीं रहे थे। अगर उन्हें भविष्य में गहरी मंजिल के कुलीन बलों का सामना करना पड़ा तो नाग नायकों की बेकारी और भी बदतर होगी, बेहतर नहीं। रुद्र प्रताप इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था, जो कारण था कि वह समुद्री ड्रैगन के दिल का उपयोग करने की जल्दी में था। हालांकि डोमिनिक ने डेडालस को हिरासत में लेने से इनकार करते हुए कहा कि नागू को नहीं पता था कि समुद्री ड्रैगन के दिल का उपयोग करने पर वे कितनी मदद कर पाएंगे। उसका तर्क था कि अपनी सामान्य वृद्धि से वे 12वीं मंजिल के समन के सामने पूरी तरह से बौना साबित होंगे। भले ही इस घटना के कारण हमारे समूह का भविष्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, हम कभी भी अपने स्वामी को दोष नहीं देंगे। बजाय इसके हमें इससे ज्यादा डर है कि स्वामी ने जितनी मेहनत से समुद्री ड्रैगन का दिल प्राप्त किया है, उसके बाद भी हम स्वामी के काम नहीं आएंगे। क्वांस भी आगे बढ़ा और अपनी टिप्पणी दी। ये दोहराते हुए कि पूरा समूह इस निर्णय में एकजुट था। कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करें ताकि पूरा समूह स्वामी के लिए शर्म का कारण न बने। रुद्र प्रताप ने लंबे समय तक विचार किया और फिर डेडालस की ओर मुड़ा। बौना, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह मौत के मुंह से अभी अभी लौटा था, उसकी चमकती आंखों में उम्मीद का भाव था। रुद्र प्रताप ने उसके घिनौने चेहरे पर भौहें सिकुड़ी और शुरू किया, डेडालस जी। डेडालस ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, अपनी मुस्कान को दबाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, रुद्र प्रताप ने कहा। डेडालस मुस्कुराया। तुमने जो प्रतिशत दर बताई थी उसे मत बदलो। केवल तभी मैं तुम पर मुझे और मेरे वफादार अधीनस्थों को धोखा देने का आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन डेडालस की खुशी केवल एक पल के लिए थी, क्योंकि रुद्र प्रताप के अगले शब्दों को सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगर ऐसी दर पहले से संभव होती तो स्वामी के क्रोध को भड़काने का कोई कारण नहीं होता। असंभव को संभव बनाने के स्वामी के आदेश को सुनकर बौने ने जल्दबाजी से शुरू किया, मैं किसी भी असहमति को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर सकते तो मैं अभी तुम्हारा सारा ज्ञान निकाल लूंगा, फिर तुम्हारे बेकार शरीर को 1000 टुकड़ों में तोड़कर टाइगर ड्रैगन के चारे के रूप में उपयोग करूंगा। रुद्र प्रताप के दृढ़ स्वर को सुनकर, जिसमें किसी भी बहस के लिए कोई जगह नहीं थी, डेडालस ने अंततः अपना सिर झुका लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। हंगामे के कारण समुद्री ड्रैगन के दिल के उपयोग को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। रुद्र प्रताप को शक्ति के एक नए स्रोत की सख्त जरूरत थी, ये देखते हुए कि वह नहीं जानता था कि आसपास की भूल भुलैयाएं कब हरकत में आएंगी।
इस प्रकार उसने अपने नागों के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने का फैसला किया। अगर जुआ सफल साबित हुआ, अगर डेडालस अपना मिशन पूरा करने में सक्षम रहा, तो वह सबसे अच्छी स्थिति होगी। इस प्रकार उसने जोखिम लेने का निर्णय लिया। हालांकि रुद्र प्रताप ने एक जटिल समस्या का समाधान मुश्किल से किया था कि वह दूसरी समस्या का सामना करने के लिए तैयार था। ली जून यंग, जिसे सतह की भूल-भुलैया पर नियुक्त किया गया था, वह एक निराश चेहरे लेकर उसके पास आया और बोला, रिक्शाशा अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। रिक्शाशा, रुद्र प्रताप ने पूछा। रिक्शाशा डेनारियन की बुरी क्षमताओं के चंगुल से बचने के लिए सतह पर शरण लिए हुई थी। फेरी लॉर्ड की वंशज होने के नाते वह उच्च स्वामी के उत्तराधिकारी के रूप में उतनी ही महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार रुद्र प्रताप ये सुनकर हैरान रह गया कि उसकी तबीयत खराब थी। मेरे स्वामी, ये निम्न सेवक, रिक्शाशा ने खुद को उठाने के लिए मजबूर किया, हालांकि उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसका पहले से ही पीला चेहरा मौत की तरह नीला पड़ गया था और उसके होंठ बैंगनी हो गए थे, मानो वह मौत के कगार पर हो। लेटी रहो, रुद्र प्रताप ने उसे कहा। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। वह कुछ दिन पहले तक ठीक थी, लेकिन लगभग 2 हफ्ते पहले वह बेचैन होने लगी और फिर अचानक बेहोश हो गई और अब वह खड़े होने में भी बहुत कमजोर हो गई है। मॉरिगन, जिसे उस पर करीबी निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया था, ने कड़वी स्थिति की रिपोर्ट दी। रुद्र प्रताप ने जब सुना कि क्या हुआ था, तो उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। 2 हफ्ते पहले वह समय था जब अधोलोक में पहली बहाली हुई थी। क्या यह महीन संयोग हो सकता है कि रिक्शाशा, जो फेरी लॉर्ड की उत्तराधिकार के अधिकार से निकटता से जुड़ी थी, बिल्कुल उसी समय बीमार पड़ गई? वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसकी मरणासन स्थिति और उच्च स्वामी के उत्तराधिकार के बीच एक मजबूत संबंध था। क्या तुम्हें कुछ और भी अजीब लगा? रुद्र प्रताप ने मॉरिगन से पूछा जब वह रिक्शाशा के पीले चेहरे को देख रहा था, जो फिर से सो गई थी। लेकिन उसने जवाब दिया कि वह रिक्शाशा की अचानक आई मुसीबत को समझाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि ये सतह पर रहने वाले फ्रॉस्ट्रियंस थे जिन्होंने उसे जरूरी जवाब दिए। वह सबसे कुलीन परियों का खून लिए हुए है। वह उस जगह पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए, इसीलिए वह दिन ब दिन मर रही है। अधोलोक के सबसे बुद्धिमान ऋषियों के रूप में फ्रॉस्ट्रियंस को रिक्शाशा की स्थिति के बारे में कुछ पता लग रहा था। तुम्हारा मतलब? रुद्र प्रताप ने पूछा। फ्रॉस्ट्रियंस ने एक स्वर में जवाब दिया। उसने कहा कि वादा किया गया समय निकट है। क्योंकि वह सही मालिक को नहीं ढूंढ पाए और बीजों को समय पर नहीं पहुंचा पाए, उन्होंने अपनी मर्जी से अंकुरित होना शुरू कर दिया और उसके नाजुक शरीर को खाना शुरू कर दिया है। फ्रॉस्ट्रियंस, जो ऐसे लग रहे थे मानो वे हर बारीक विवरण को उगल देंगे, ने और कुछ नहीं कहा। रुद्र प्रताप ने उन पर और जोर डालने के बजाय रिक्शाशा को संभाल लिया। हाहाकार करने से भी कुछ नहीं बदलने वाला था। जबान बंद रखने वाले फ्रॉस्ट्रियंस ने कभी भी अपनी जानकारी आसानी से नहीं बांटा था जब तक कि वे स्वयं नहीं चाहते थे, और शायद कभी नहीं करते। अभी के लिए ये बहुत था कि उन्होंने उसे बता दिया था कि रिक्शाशा इस हालत में क्यों थी। वह पहले ही होश खो चुकी है, लेकिन उसे वापस उस जगह ले जाना संभव होना चाहिए जहां उसे होना था, है ना? रुद्र प्रताप ने पूछा। फ्रॉस्ट्रियंस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उसका फैसला गलत था। इस प्रकार उसने अनुमान लगाया कि उसके विचार पूरी तरह से गलत नहीं थे। मैं तुरंत वापस जाऊंगा। रुद्र प्रताप के पास समय बर्बाद करने का कोई जरिया नहीं था। उसी पल स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। रिक्शाशा लगभग मौत के बिस्तर पर थी। उसने पूरी तरह से अपनी चेतना खो दिया था, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती अगर वह किसी भी क्षण सांस छोड़ देती। रुद्र प्रताप ने उन फ्रॉस्ट्रियंस को देखा जो बिना कुछ बोले उसे घेरे हुए थे और पोर्टल में कदम रखा। चूंकि उसे मॉरिगन को सतह पर और रखने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, रिक्शाशा के अनुपस्थित में उसने दूसरी तरफ से जल्दी से उसे कहा, मॉरिगन, मेरे पीछे आओ। मैं भी आ रहा हूं। ली जून यंग ने जोड़ा जब मॉरिगन पोर्टल से गुजरी। अधोलोक में प्रवेश करते ही रिक्शाशा ने एक भयावह गुनगुनाहट निकाला। उद्धरण चिन्ह ... स्वामी, शुक्र है। ऐसा लग रहा था कि उसकी स्थिति और बिगड़ती नहीं रही थी। उसकी गुनगुनाहट दम घुटने के बाद राहत की खांसी जैसी थी, और अधोलोक में कदम रखते ही उसकी स्थिति में तुरंत सुधार हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वह केवल एक शब्द, स्वामी, और कुछ नहीं बोल पाए। वह अभी भी भारी श्वास ले रही थी और उसकी स्थिति गंभीर लग रही थी। डोमिनिक, पुजारियों को बुलाओ, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। नाग पुजारी, जो घायलों का इलाज करने के लिए भूल-भुलैया में फैले हुए थे, उसके आदेश पर स्वामी कक्ष में इकट्ठे हुए। हालांकि वे चाहते कितना भी प्रयास करें, उनके उपचार मंत्र रिक्शाशा की स्थिति में सुधार लाने में बहुत कम कामयाब रहे। एकमात्र सांत्वना ये थी कि उसकी स्थिति और नहीं बिगड़ी। रुद्र प्रताप ने परेशान चेहरे के साथ पीले अंडर एल्फ के चेहरे को देखा। चीजें कहाँ गलत हो गई थीं? क्या अगर उसने फेरी लॉर्ड के उत्तराधिकार के अधिकार को स्वयं अवशोषित कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता? नहीं, अन्य टुकड़ों के विपरीत वह रिक्शाशा से कोई संकेत नहीं पढ़ पाया था।
उसे वह अजीब असंगति और शक्ति का एहसास नहीं हुआ था जो उसे होना चाहिए था अगर वह उत्तराधिकार के अधिकार का वाहक होता, जिसका मतलब था कि स्वयं उसका फेरी लॉर्ड के उत्तराधिकार के अधिकार से पहले कोई संबंध ही नहीं था। भले ही उसने किसी तरह उसके उत्तराधिकार के अधिकार को अवशोषित कर लिया होता, तब भी रिक्शाशा को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। अब तक जो प्राचीन स्वामी के टुकड़े उसने देखे थे, वे शक्ति के हस्तांतरण के क्षण एक चमकती रोशनी बनकर गायब हो गए थे। वही रुद्र प्रताप नहीं चाहता था। वह रिक्शाशा को खोना नहीं चाहता था, जो उसके साथ लगभग उतने ही समय से रही थी जितना नाग। इसीलिए, हालांकि उसे पता था कि वह टुकड़ों के कारण जागृत हुई थी, वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसका इलाज कैसे किया जाए और वह उसे वैसे ही छोड़कर फंसा हुआ था। दुविधा ये थी कि अगर वह उसे वैसे ही छोड़ देता तो स्थिति में सुधार नहीं होता, लेकिन समस्या की जड़ को हटाना रिक्शाशा की जान की गारंटी नहीं दे सकता था। हालांकि हमेशा की तरह जवाब पास ही था। बार बार सोचने के बाद रुद्र प्रताप ने ऐसा चिल्लाया मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। स्वामी! डोमिनिक की आंखें अचानक हुए चीख के कारण आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि वह रिक्शाशा का ख्याल रखते समय अनजाने में चौंक गई थी। सब मुझे छोड़ दो। जैसे ही उसने वे शब्द कहे, रुद्र प्रताप से एक अशुभ ऊर्जा उठने लगी। एक काला द्रव्यमान सामने आने लगा, ऐसा लग रहा था मानो इसे भौतिक रूप से पकड़ा जा सकता हो। ये सामान्य एक नेत्रा स्वामी की प्रतिष्ठा जैसा नहीं था, और यह ब्रिलियंस के स्वामी की भव्यता से भी बहुत भिन्न था। इसकी चिपचिपी ऊर्जा एक ऐसे जानवर जैसी लग रही थी जो हर सांस के साथ अपने दांत दिखा रहा हो, एक भूखे व्यक्ति की भूख की तरह। ये स्वयं लालच की लालसा थी। वह रुद्र प्रताप की शक्ति थी, जिसे कोई और नहीं नकल कर सकता था। ये सब कुछ निगल जाने वाले लालच के स्वामी का प्रकटीकरण था। रुद्र प्रताप ने अपना सिर झुकाया और रिक्शाशा का छोटा, सुंदर चेहरा उसकी धुंधली नजरों के सामने भर गया। यह एक अंडर एल्फ का चेहरा था जिसकी सुंदरता इस गंभीर स्थिति में भी नहीं मिटी थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उसके करीब किया। जैसा तुम चाहती थीं। रिक्शाशा ने अपने स्वामी को देखते हुए सांस लेने के लिए संघर्ष किया। जब इतनी दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा, जो सबसे वफादार नाग को भी कांपा दे, उसकी नजरों को भर रही थी, तब भी उसने अपनी नजरें नहीं हटाई बल्कि जवाब में मुस्कुराती रही। ये वफादारी थी जो सचमुच जीवन और मौत से परे थी। उसका समर्पण और सेवा वाकई कुछ और थी। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। रुद्र प्रताप ने धीरे से अपना सिर नीचा किया, उसे एक मुलायम मुस्कान देते हुए जो उसकी घातक ऊर्जा के विपरीत थी। अंडर एल्फ के पीले, नीले और कोमल होठों से एक गर्म सांस ली गई, फिर ऐसे फैल गई मानो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तारांकन हफ, तारांकन। रिक्शाशा की सांस, जो नगण्य होने तक बिखर गई थी, वापस रुद्र प्रताप के मुंह में खींचने लगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रुद्र प्रताप केवल उसकी सांस लेकर संतुष्ट नहीं था। उसने रिक्शाशा के होठों को पूरी तरह से ढांप लिया और उसकी सांस को सीधे बाहर निकालना शुरू कर दिया। रिक्शाशा ने गुनगुनाया। अगर कोई और ये दृश्य देखता तो शायद वह इसे प्रेमियों के बीच जुनूनी चुंबन समझ बैठता, लेकिन उपस्थित समन में से किसी ने भी ऐसा नहीं देखा। उनके लिए रुद्र प्रताप का व्यवहार एक जंगली जानवर जैसा था जो अपने शिकार की गर्दन पर काटता है। तारांकन, तारांकन, तारांकन। रुद्र प्रताप ने पहले अपने कब्जे में रखे गए बैरन के शक्ति स्रोतों को अवशोषित किया था। इस प्रकार उसने सोचा कि अपनी लालच की शक्ति, पावर ऑफ ग्रीड के साथ, वह रिक्शाशा के अंदर गहरे दफन फेरी लॉर्ड के टुकड़ों को भी अवशोषित कर पाएगा। एकमात्र समस्या, अगर कोई थी भी तो ये थी कि क्या लालसा की शक्ति केवल उन टुकड़ों की ऊर्जा को चुनकर अवशोषित कर सकती है, और कुछ नहीं। वह नहीं चाहता था कि रिक्शाशा राख के ढेर में बदल जाए, जैसे अवशोषित बैरन हो गए थे। इस प्रकार उसे अपनी शक्ति को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि यह रिक्शाशा के स्रोत सोर्स तक बिना भेदभाव के पहुंच रही थी। अंडर एल्फ धावक, रिक्शाशा ने बार बार की वृद्धि और जागृति के माध्यम से शक्ति के टुकड़ों को विरासत में पाया था। लेकिन शक्ति के टुकड़े हर किसी के लिए वरदान नहीं होते। उसकी आत्मा उन शक्तियों को लंबे समय तक थामे रखने के लिए बहुत छोटी और नाजुक थी, इस हद तक कि उसका जीवन खतरे में पड़ गया था। पहले ऐसा लग रहा था मानो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि लालच की शक्ति ने उसके नियत भाग्य को भी निगल लिया है, और वह अंततः अपनी आसन दुर्भाग्यपूर्ण मौत से मुक्त हो गई है। जैसे ही वे संदेश रुद्र प्रताप के सामने प्रकट हुए, उसका मन, जो पहले किसी भी संतुष्टि के प्रति बेसुध हो चुका था, ऐसा स्पष्ट हो गया मानो उस पर बर्फीले पानी डाल दिया गया हो। मूल रूप से लालसा की शक्ति न केवल टुकड़ों की शक्ति को, बल्कि रिक्शाशा के जीवन के स्रोत को भी निगल जाती। हालांकि बहुत प्रयास के बाद आप इसे नियंत्रित करने में सफल रहे, इस प्रकार केवल शक्ति के टुकड़ों को अवशोषित किया। अंततः उसे जो जुआ खेला था वह सफल रहा, लेकिन उसने अपने और रिक्शाशा पर जो जोखिम उठाया था, उसकी तुलना में उसे जो वापसी मिली वह इतनी बड़ी नहीं थी। आपने फेरी लॉर्ड के टुकड़ों को अवशोषित कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप उत्तराधिकार के अधिकार को हासिल करने में विफल रहे। रिक्शाशा के पास मौजूद टुकड़े केवल बीज थे जो आपके कब्जे में अंकुरित होने के लिए उपयुक्त नहीं थे। आपने केवल वादा की गई शक्ति का एक हिस्सा ही अवशोषित किया है।
क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने जबरदस्ती उन टुकड़ों को अवशोषित करने की कोशिश की थी जो उसकी पहुंच से बाहर थे? रिक्शाशा के पास मौजूद टुकड़े शुद्ध ऊर्जा थे जिसमें कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि रुद्र प्रताप निराश नहीं था। वह इतना बेशर्म नहीं था कि एक अनिश्चित जुआ जीतने के बाद और कुछ आशा रखे। कई बैरनों को अवशोषित करने के बाद भी उसकी शक्ति का संतृप्ति स्तर केवल 17% तक पहुंचा था। इस प्रकार ये पहले ही एक बड़ी उपलब्धि थी कि वह एक ही बार में 99% तक पहुंचने में सक्षम हो गया था। रुद्र प्रताप को देर से अपनी बाहों में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई और वह जल्दी से होश में आ गया। फिर उसने रिक्शाशा की स्थिति की जांच की। रिक्शाशा का पहले का पीला और रक्तहीन चेहरा अब लाल हो गया था, जैसे उसके गालों में जान आ गई थी। रिक्शाशा के चेहरे का रंग अचानक फिर से बदलते देखकर रुद्र प्रताप को चिंता होने लगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन उसने देर से स्थिति को समझा। रिक्शाशा की पुतलियां उसकी पलकों के नीचे इधर उधर घूम रही थीं और उसके अजीब ढंग से खुले होठों के बीच से एक छिपी हुई मीठी खुशबू आ रही थी। तभी रुद्र प्रताप को एहसास हुआ कि उसके होठ अभी भी उसके होठों पर थे और उसने धीरे से खुद को पीछे खींच लिया। रिक्शाशा ने एक अस्पष्ट सी आवाज निकाली और चौंककर अपना शरीर हिलाया। हालांकि वह अपनी बंद आंखें खोलने का साहस नहीं जुटा पाए और केवल एक शांत तीखी सांस छोड़ा। उसका ये रूप रुद्र प्रताप की आंखों में दोनों मजेदार और प्यारा था और वह हंस पड़ा। स्वामी, अगर डोमिनिक का अचानक टोका न होता तो रुद्र प्रताप शायद रिक्शाशा का मजाक उड़ाता, भले ही थोड़ा। उसे देर से एहसास हुआ कि वहां कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। उसने रिक्शाशा से एक कदम पीछे हट गया। भले ही उसने पूरे समूह के सामने रिक्शाशा के होठों को छुआ था, लेकिन वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था। वापस सोचने पर रिक्शाशा को चूमना एक उपचारात्मक कार्य जैसा था। नहीं, भले ही ऐसा नहीं भी था तो भी वह इसके लिए शर्मिंदा नहीं होता। आखिरकार महान भूल भुलैया के अंदर की हर चीज शुरू से ही उसकी थी। अब इसके लिए शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं था। अब वह ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी उसे आराम करने की जरूरत है। इसलिए डोमिनिक, मैं तुम पर उसका अच्छा ख्याल रखने का भरोसा करता हूँ, रुद्र प्रताप ने कहा। डोमिनिक ने एक अस्पष्ट भाव के साथ सिर हिलाया, न खुश और न दुखी दिखते हुए। रुद्र प्रताप इतना अनभिज्ञ या मूर्ख नहीं था कि उसकी चमकती आंखों के पीछे क्या भाव थे। अगर वह कर सकता था तो वह अपने वफादार और प्यारी नाग को एक बड़ा आलिंगन देना और उसे कहना पसंद करता कि उदास न हो, लेकिन बजाय इसके उसने बस उसका नाम पुकारा, डोमिनिक। रुद्र प्रताप की आवाज में भाव हल्के नहीं थे। उस एक शब्द में साधारण भरोसे से परे असीम प्रेम भरा हुआ था। उसी ने डोमिनिक के उदास और निराश चेहरे में कुछ जान भर दी। मैं उसे तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ, रुद्र प्रताप ने दोहराया। उसे मुझ पर छोड़ दें, डोमिनिक ने आत्मविश्वास से छाती पीटते हुए जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने उसे एक क्षण के लिए देखा और फिर उसका गंभीर चेहरा वापस आ गया। भले ही रिक्शाशा ठीक हो गई, अधोलोक अपनी पहली बहाली के बाद अभी भी अज्ञात से भरा हुआ था और उसे अभी भी समुद्री ड्रैगन के दिल के माध्यम से महान भूल भुलैया की शक्ति को सुदृढ़ करना था। कुछ भी अभी तक सुधरा नहीं था। शुक्र है, उसे पता था कि समुद्री ड्रैगन के दिल के अलावा भी वह कहाँ अपनी शक्तियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। स्वामी कक्ष में स्थिति को समाप्त करने के बाद वह नए विस्तारित नाग जादूगरों की शोध प्रयोगशाला की ओर बढ़ गया। नाग जादूगर तुरंत उसकी ओर भागे मानो वे उसके आगमन का इंतजार कर रहे हों और बड़ा हंगामा शुरू कर दिया। वे बच्चों जैसे दिख रहे थे जो अपने नए खिलौने को दिखाने के लिए बेताब थे। रुद्र प्रताप ने उन हंगामा करने वाले नाग जादूगरों पर नाराजगी का भाव नहीं दिखाया, जो आमतौर पर उसकी नजर में केवल एक परेशानी के सिवाय कुछ नहीं थे, क्योंकि उसे घेरे हुए नाग जादूगरों के बीच एक परिचित प्राणी मौजूद था। वालिसिस, उसने पूछा। मेरे राजा, वालिसिस ने गहरी और नीची आवाज में जवाब दिया। उसके माथे के बीच में एक रत्न जड़ा हुआ था। एक नया प्राणी। हमें रिपोर्ट मिली है कि महान भूल भुलैया के पश्चिमी ओर कुछ प्राणी प्रकट हुए हैं। विश्लेषण के अनुसार वे ऐसे प्राणी हैं जो किसी भी मंजिल पर पहले कभी नहीं देखे गए थे, डोमिनिक ने रिपोर्ट दी। रुद्र प्रताप अपने सिंहासन से उछल पड़ा और पूछा, क्या तुम निश्चित हो? जी हाँ, वे प्राणी बकरी और पक्षी के मिश्रण जैसे दिख रहे हैं और हमारे स्काउट्स को पूरी तरह से विश्वास है कि वे एक पूरी तरह से नए, पहले कभी न देखे गए प्रकार के प्राणी हैं। इसके अलावा जब अंडर एल्फ गश्ती दल के कप्तान ने उनसे संपर्क किया तो वे बिल्कुल भी संवाद नहीं कर पाए। रुद्र प्रताप ने डोमिनिक के आत्मविश्वास भरे जवाब पर एक गहरी आह भरते हुए अपना चेहरा बनाया। बकवास कमीनों, उन्होंने कहा था कि यह उसी अधोलोक के भीतर मंजिलों का एकीकरण था। ऐसी स्थिति के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब उसे पुष्टि मिली कि कैथरीन के दूत द्वारा दी गई सारी जानकारी झूठी थी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और चिढ़ गया। तो पहली गश्ती टुकड़ी क्या कर रही है? रुद्र प्रताप ने एक उंगली से अपनी कनपटी को दबाते हुए पूछा। डोमिनिक ने एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, पहली रिपोर्ट के बाद से अब तक हमें कोई और रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
अंडर एल्फ रेंजर्स के बीच संपर्क नेटवर्क इतना करीबी और कसा हुआ था कि इस बारे में आश्चर्य होता था कि इसके पीछे क्या राज था। इस प्रकार अगर उनकी रिपोर्ट में देरी हो रही थी तो ये कभी भी अच्छा संकेत नहीं हो सकता था। या तो स्थिति इतनी खराब थी कि वे एक संदेशवाहक को वापस भेजने में भी असमर्थ थे, या रिपोर्ट करने के लिए उनमें से कोई बचा ही नहीं था। किसी भी स्थिति में इसका मतलब था कि हालात खराब थे। आप क्या करना चाहेंगे? अंडर एल्फ रेंजर्स की लड़ाई करने की क्षमता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन छिपने और बच निकलने की क्षमता के मामले में वे किसी से पीछे नहीं हैं, डोमिनिक ने जारी रखा। अगर ऐसे अंडर एल्फ रेंजर्स भी परेशानी में पड़ जाते थे तो दुश्मन सच में भयंकर होना चाहिए, कम से कम गहरी मंजिल के काउंट्स के स्तर का। वह लगभग खुद को दोष दे रही थी, सोच रही थी कि नागू की खुद उसकी जिद के कारण सुदृढ़ीकरण में देरी हो गई थी। लेकिन रुद्र प्रताप ऐसा नहीं सोचता था। उसने जो कुछ भी उस समय कहा था वह सही था। उसने सिर हिलाया और धीरे से डोमिनिक के सिर को सहलाते हुए कहा, वैसे भी हमारी भूल भुलैया इतनी कमजोर नहीं है कि हम नागू के पूरी तरह से विकसित होने तक इंतजार नहीं कर सकें। अगर यह घटना कुछ दिन पहले हुई होती तो वह शक्ति की कमी के कारण घबरा गया होता, लेकिन अब वह अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। उसने आदेश दिया, वालिसिस को ये संदेश दो, हम पहले ठीक हुए मोआई को युद्ध में भेजेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक और विकल्प था। तारानकन तारानकन तारानकन। उनका सुस्त स्वर, धुंधली आंखें और अनियंत्रित संकेत सब बहुत अजीब थे। हालांकि रुद्र प्रताप ने जो शक्ति नए बहाल किए गए मोआई के शरीर से महसूस की वह वास्तविक थी। उसने हाल ही में बहाल किए गए मोआई को देखा जो प्राचीन हीरो ग्रेड समन से बने थे, जिसने उस पर काफी प्रभाव छोड़ा था, और कहा, इस लड़ाई के लिए ये अकेले काफी होंगे। अभी हमारे पास केवल 30 हैं। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि मैं उन सभी को बहुत देर होने से पहले बहाल कर दूंगा। वालिसिस एक संतुष्ट भाव के साथ आगे बढ़ा और बड़बड़ाया, स्पष्ट रूप से खुद को गहराई से संतुष्ट महसूस करते हुए, मुझे विश्वास है कि तुम करोगे। आखिरकार इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए तुमने अपना जीवन और शरीर दांव पर लगा दिया था, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। खुद को क्रूर रूप से एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करने के बाद वालिसिस अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा था। चूंकि वह भूल भुलैया से बाहर नहीं निकला था, वह अधोलोक की बुराई से दूषित नहीं हुआ था। इसके लिए धन्यवाद। वह अपने टूटे हुए बर्तन को अपने भीतर एक डाउन रत्न रोप कर बहाल करने में सक्षम रहा था। चूंकि उसे उस तरह बहाल किया गया था, वालिसिस किसी और से बेहतर जानता था कि मोआई के टूटे हुए शरीरों को कैसे बहाल किया जाए। परिणामस्वरूप वह सैकड़ों मोआई को बहाल करने में सफल रहा जो रुद्र प्रताप का अनुसरण करते हुए महान भूल भुलैया लौटे थे। हालांकि अगर रुद्र प्रताप समय पर महान भूल भुलैया को वश में नहीं कर पाता तो वह मोआई को अंदर नहीं ला पाता। इस प्रकार ये वास्तव में भाग्यशाली घटनाओं का एक क्रम था। अंततः उसे 30 बहाल किए गए हीरो ग्रेड समन को युद्ध के मैदान में भेजने का अवसर मिला। उन्हें अपनी पूर्व बुद्धि को पूरी तरह से फिर से प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अभी उन्हें सीधे युद्ध में भेजने में कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार युद्ध सिर से नहीं बल्कि शरीर से लड़े जाते हैं, वालिसिस ने टिप्पणी की। वालिसिस द्वारा बहाल किए गए सभी मोआई एक समय प्राचीन हीरो ग्रेड समन थे। चूंकि वे असाधारण शक्ति वाले प्राचीन समन थे, ये स्पष्ट था कि उनकी छोटी संख्या के बावजूद वे युद्ध के मैदान में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। मुझे इसकी प्रतीक्षा है। यह महसूस करते हुए कि अगर उसने वालिसिस को बोलने दिया तो पूरा दिन निकल जाएगा, रुद्र प्रताप ने जल्दी से स्थिति को समाप्त कर दिया। वालिसिस ने एक और शब्द कहे बिना जल्दी से बहाल किए गए मोआई और प्राचीन समन को सौंप दिया और अपनी कार्यशाला में लौट गया। जाहिर तौर पर खड़े रहकर तारीफ सुनने की तुलना में आगे के शोध में अधिक रुचि रखता था। आमतौर पर बहाल किए गए मोआई को वफादारी की किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता, लेकिन ये उच्च स्वामी की उपस्थिति के प्रति वफादारी के कारण रुद्र प्रताप का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी हिचक के उसके सभी निर्देशों का पालन किया और क्वांस के नेतृत्व वाली नाग इकाई में पूरी तरह से घुल मिल गए। पंक्तिबद्ध नाग इकाइयों का नेतृत्व करते हुए रुद्र प्रताप ने डोमिनिक को कुछ शब्दों के साथ छोड़ा। डोमिनिक, मेरी अनुपस्थित में भूल भुलैया का ख्याल रखना। हालांकि महान भूल भुलैया स्वयं अपना बचाव करने में सक्षम थी, फिर भी उसने डोमिनिक को दुश्मन के आक्रामक उपायों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया। भूल भुलैया की चिंता न करें और कृपया खुद का भी ख्याल रखें, स्वामी, डोमिनिक ने जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं अपने आप को ज्यादा नहीं थकाने वाला, रुद्र प्रताप ने उसे आश्वस्त किया। दुश्मन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए युद्ध छेड़ना उचित नहीं था। भले ही दुश्मन वास्तव में दूसरे अधोलोक की गहरी मंजिल की भूल भुलैया से था, रुद्र प्रताप के पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि वे किसी काउंट की भूल भुलैया से हैं या ड्यूब की। योजना बनाने के लिए उसे पहले दुश्मन को जानना था। तो मैं रहा। रुद्र प्रताप एक स्टैंड बाय पर बैठे टाइगर ड्रैगन पर सवार हुआ और अपने नागों को देखते हुए चिल्लाया, आगे बढ़ो। तारानकन तारानकन तारानकन। महान भूल भुलैया के बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी।
ये बहुत बदल गया है। रुद्र प्रताप, जो आंतरिक मामलों से निपटने के कारण लंबे समय से भूल-भुलैया से बाहर नहीं निकला था, ने अधोलोक के बदले हुए स्वरूप का सूक्ष्म रूप से स्वागत करते हुए कहा। यह अभी भी मोटे अंधकार में लिपटी हुई थी, लेकिन बाकी सब 11वीं मंजिल और उसके आगे से आया हो ऐसा लग रहा था। वे गलियारे जो इतने संकरे थे कि उनमें शायद ही कुछ टाइगर ड्रैगन साथ साथ खड़े हो सकते थे, वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनकी जगह ऐसे गलियारे थे जो इतने चौड़े थे कि दर्जनों ड्रैगन नाइट कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकते थे। छत भी इतनी ऊंची उठ गई थी कि मॉरिगन जमीन के करीब हुए बिना अपने पंखों को सही ढंग से फैला सके। वह खाली चौक जिनका उसे कभी कभी सामना होता था, वे भी फैल गए थे। रुको, हम यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अंधेरे से निकलते हुए एक अंडर एल्फ रेंजर को देखकर रुद्र प्रताप ने अपनी सेनाओं को रुकने और आराम करने का आदेश दिया। फिर उसने रेंजर को आदेश दिया, रिपोर्ट करो। हमें 17वीं गश्ती टुकड़ी के निशान मिले हैं जिससे हमारा संपर्क टूट गया था, रेंजर ने कहा। जब से रुद्र प्रताप ने उन्हें दुश्मन से दूरी बनाए रखने के आदेश दिए थे, रेंजर्स लापता गश्ती टुकड़ी को ढूंढने पर केंद्रित थे। उसने अपने सामान से कुछ निकाला, उसका भाव सख्त था, और कहा, ऐसा लगता है कोई जीवित नहीं बचा था। यह एक अंडर एल्फ शमशेर थी जो बीच से टूटी हुई थी और इसका हैंडल गहरे लाल धब्बों से सना हुआ था। और दुश्मन कहाँ है? रुद्र प्रताप ने अपने साथी को खो चुके अंडर एल्फ को सांत्वना देने के बजाय दुश्मन के ठिकाने की पुष्टि करना चाहा। आखिरकार उसने सोचा, बदले से बढ़कर कोई दूसरी सांत्वना नहीं हो सकती। वे वर्तमान युद्ध हो रही जगह से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्र का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था दुश्मन भी भ्रमित था। अंडर एल्फ की व्याख्या के अनुसार दुश्मन की गतिविधियां अत्यंत सतर्क और धीमी थीं, और वे उस भूल-भुलैया के आसपास के क्षेत्र से कभी दूर नहीं गए जहां वे पहली बार प्रकट हुए थे। इसके अलावा अधोलोक में कौन बहाली का अनुमान लगा सकता था और भविष्यवाणी कर सकता था कि मंजिलें एक दूसरे के साथ चली जाएंगी और एकीकृत हो जाएंगी। ये स्पष्ट था कि एक अनभिज्ञ दुश्मन इस घटना से भ्रमित होने की संभावना अधिक थी। हम आधे दिन में उनसे मुकाबला करेंगे। रुद्र प्रताप ने रेंजर की जानकारी के माध्यम से अनुमानित दिशा और दूरी का आकलन किया और अपनी इकाइयों को निर्देश दिए। अभी तक भूल-भुलैया से निकलने वाली दुश्मन इकाइयां लगभग 20 से 30 सैनिकों की छोटी इकाइयों में हैं और कुल मिलाकर 12 इकाइयां आसपास में टोह लगा रही हैं। रुद्र प्रताप ने जितना समय हिलने में बिताया था, दुश्मन की सेनाएं बढ़ गई थीं, लेकिन वह परेशान नहीं था। आखिरकार दुश्मन की इकाइयां अपने टोह अभियान एक दूसरे से बहुत दूर कर रही थीं। इसका मतलब था कि इकाइयों को अलग अलग लक्षित करना और उनका एक एक करके सामना करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। गति बढ़ाओ, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। अगर दुश्मन की ओर से टोह अभियान थे, तो सावधानी से चलने के बजाय तेजी से चलना बुद्धिमानी होगी। इस प्रकार दुश्मन को तैयार होने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार टाइगर ड्रैगन पर सवार होकर रुद्र प्रताप ने नागू को यथासंभव तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुछ समय बाद अंडर एल्फ के हाथ के संकेत को देखकर उसने अपनी सेनाओं को फिर से रोक दिया। रेंजर ने कहा, उत्तर पश्चिम से एक छोटी दुश्मन शक्ति आ रही है। रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। यह एक संक्षिप्त अधूरा वाक्य था, लेकिन रेंजर को उसका मतलब समझ आ गया। रेंजर ने जवाब में सिर हिलाया। नहीं, वे दुश्मन से थोड़ा और दूर हैं। ऐसा लगता है यह एक नई इकाई है। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन की टोह इकाइयों की संख्या बढ़ रही थी। इकाई में 16 सैनिक हैं, जिनमें से 4 हीरो ग्रेड हैं, जिसमें उनका कमांडर भी शामिल है, रेंजर ने जारी रखा। यह एक भयंकर आकार था। संख्या अपने आप में छोटी थी क्योंकि यह एक टोह इकाई थी, लेकिन ये तथ्य कि इकाई का 1/4 हिस्सा हीरो ग्रेड था, इसका मतलब था कि इसे सावधान रहना था। 9वीं मंजिल का दूसरे अधोलोक की गहरी मंजिल के साथ एकीकरण होने की संभावना अब और भी अधिक हो गई थी। अगर यह एक छोटी मंजिल की भूल-भुलैया होती, तो मात्र एक टोह इकाई में इतने सारे हीरो ग्रेड समन होना संभव नहीं था। शायद वे कहीं किसी ड्यूब के हैं। रुद्र प्रताप ने दुश्मन के अप्रत्याशित शक्ति स्तर के बारे में एक क्षण के लिए विचार किया। अंडर एल्फ रेंजर ने पूछा, आपकी क्या योजना है? क्या आप दुश्मन के रास्ते से बचना चाहेंगे? वे हमें वैसे भी ढूंढ निकालेंगे। हमें किसी भी अतिरिक्त गतिविधि से बचना चाहिए, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। इसका क्या मतलब है? रेंजर ने पूछा। हम दुश्मन के आने से पहले वार करेंगे, रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से कहा। चूंकि उसने एक अंडर एल्फ गश्ती टुकड़ी को खो दिया था, बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण निष्कर्ष पर आने का मौका खत्म हो चुका था। नहीं, सबसे पहले रुद्र प्रताप ने यह सोचा भी नहीं था कि दूसरे अधोलोक की भूल-भुलैयाओं के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रहना संभव होगा, खासकर ये देखते हुए कि अधोलोक को नियंत्रित करने वाला एकमात्र सच्चा नियम था, खाओ या खाए जाओ। दुश्मन का पीछा करना बहुत मुश्किल नहीं था। सभी दिशाओं से रेंजर्स ने दुश्मन के ठिकाने की रिपोर्ट की और जरूरी निर्देश दिए, और उस जानकारी को प्राप्त करने वाले रेंजर्स ने उसका उपयोग अपनी संबंधित इकाइयों का नेतृत्व करने के लिए किया। परिणामस्वरूप रुद्र प्रताप के अपनी महान भूल-भुलैया छोड़ने के एक दिन से भी कम समय बाद दुश्मन की सेनाओं का पता लगा लिया गया। तो
वे हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। दुश्मन न तो पशु थे और न ही मानव, बल्कि किसी तरह के सैटर थे। उनका निचला शरीर बकरी का, ऊपरी शरीर मनुष्य का और सिर सफेद बाज का था, और वे अधिकांश नाग योद्धाओं से बड़े थे। वे वास्तव में देखने में एक अजीब दृश्य थे, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अंडरएल्फ रेंजर्स रिपोर्ट किए बिना मिट गए थे। वे वास्तव में तेज और घातक लग रहे थे, लेकिन रुद्र प्रताप के लिए यह एक बढ़िया तथ्य था। बिना हिचक के उसने अपनी सेना के सबसे मजबूत लोगों को चुना और सीधे अपने दुश्मनों की ओर बढ़ गया। क्या आर्ट! सेंटोर आश्चर्य से गरजे, इससे पहले कि मॉरिगन और बाकी प्राचीन हीरो ग्रेट समन द्वारा उन पर हमला किया जा सके। भयंकर गरज और चीखें फूट पड़ीं।